नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शाम 7 बजे की क्लास में, जिसमें बात होती है यूपी टेट, सी टेट, रीट, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज की जो क्लास आपकी है बाल विकास की है, और अभी तक जितनी भी क्लासेस अपलोड की गई हैं आप लोग वीडियो लिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों के पास ना भूलिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न आज आपका। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक, देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। सृजनशीलता की जो पहचान हेतु जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण था वो किसने किया? नंबर ए मेरीफील्ड, नंबर बी टोरेंस, नंबर सी कोल एंड ब्रुश, नंबर डी आपका केंट। तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा टोरेंस के साथ में, यानी कि नंबर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण था उसका निर्माण टोरेंस ने किया था। नंबर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि सृजनशीलता की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, यानी कि अधिगम के प्राथमिक नियम दिए थे थॉर्नडाइक जी ने। आप लोग याद रखिएगा, अधिगम के जो प्राथमिक नियम दिए थे थॉर्नडाइक जी ने दिए थे, और इन्होंने अपने जो 3 मुख्य नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। 3 मुख्य नियम और 5 जो गौड़ नियम बताए थे। यहाँ पर प्राथमिक नियमों की बात हो रही है, प्राथमिक नियमों में से एक है, यानी कि जो अधिगम का प्राथमिक नियम है उनमें से एक है। तो यहाँ पर बात हो रही है, पहला आपका प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो आप सभी को पता है कि जो प्राथमिक नियम थे, नियमों में से एक है आपका प्रभाव का नियम। दोस्तों, 3 जो प्राथमिक नियम थे, यानी कि जो 3 मुख्य नियम जिनको हम बोलते हैं, तो पहला था आपका प्रभाव का नियम, दूसरा आपका था तत्परता का नियम और तीसरा आपका अभ्यास का नियम। ये 3 आपके जो थे वो नियम थे मुख्य नियम, और 5 गौड़ नियम पर बात की गई थी थॉर्नडाइक जी के द्वारा। याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही बार मतलब रिपीट हुआ प्रश्न है। और नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति है, जब उसने की जो एक परिस्थिति है, अधिगम की एक परिस्थिति है और दूसरी परिस्थिति में उसको सीखने में मदद करता है, उसको प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं। नंबर ए ऑप्शन आपका चिंतन, बी स्मृति, सी अधिगम अंतरण, नंबर डी बौद्धिक विकास। जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में को प्रभावित करता है तो वहाँ पर अधिगम अंतरण होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन, अभी मैं बात कर रहा था थॉर्नडाइक जी की, तो उन्होंने किया है प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है सी के साथ में जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतरण उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 5वां प्रश्न है। तो दोस्तों, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है सी सही होगा। GW आल्पोर्ट जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक
गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। यानी कि जब आप ऑल चीज़ें करते हैं, जब आप अपने मनोशारीरिक गुणों का विकास करते हैं, जो गतिशील संगठन होता है वहाँ पर अपूर्ण समायोजन होता है पर्यावरण में बच्चों का। तो दोस्तों आलपोर्ट जी के द्वारा, GW आलपोर्ट जी के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6वें प्रश्न पर, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है 6वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 6ठे प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नंबर ए ऑप्शन आपका सकारात्मक पुनर्बलन, बी आपका नकारात्मक पुनर्बलन, सी आपका ऑप्शन विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। यानी कि सीखने में पलायन आधारित है। तो दोस्तों सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन, जब बच्चे को आप मारोगे, बच्चे को पीटोगे, जब वो बच्चा सीख रहा होगा तो ये नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन पर सीखने में पलायन आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें प्रश्न पर, और अच्छा प्रश्न है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना में संबंधित नियम की चर्चा करता है, दोस्तों वो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सेंट्रिक्स, सेमेंट्रिक्स यानी कि अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, तो 7वें में जो आपका ऑप्शन है सी सही होगा, स्वर विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं TAT परीक्षण, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और TAT परीक्षण किसने बनाया था? सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। TAT परीक्षण नंबर ए ऑप्शन आपका रोरसा, नंबर बी ऑलपोर्ट, नंबर सी मैस्लो, नंबर डी मरे। तो दोस्तों यह जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो डी के साथ में हम जाएंगे, यानी कि मरे के साथ में जाएंगे। TAT परीक्षण मरे जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर कभी कभी आपको मुरे भी लिख के आएगा, तो याद रखिएगा मरे या मुरे। आगे हम बात करते हैं 10वें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि जो नंबर 9 क्वेश्चन आपका है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? नंबर ए रुचि, नंबर बी व्यक्तित्व, नंबर सी बुद्धि या नंबर डी अवधान। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा वो बुद्धि होगा। आधार आयु जिसको बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो इसका दोस्तों यह सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का, आप सभी को होता है। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु की बात होती है, और क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम बोलते हैं तैथिक आयु, या जिसको हम बोलते हैं वास्तविक आयु, और जिसी को हम बोलते हैं आधार आयु। तो किसके मापन से संबंधित है? तो यह बुद्धि के मापन से संबंधित है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको हम वास्तविक आयु बोलते हैं, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, जिसको हम तैथिक आयु बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आधार आयु। आगे हम बात करते हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो किसका उदाहरण बनता है? दोस्तों यदि शिक्षक विद्यालय में किसी भी बच्चे को डांटता है और घर जाने के बाद में बच्चा अपनी बहन पर गुस्सा करता है, तो दोस्तों यह किसका उदाहरण होगा? विस्थापन का होगा, उदात्तीकरण का होगा, रूपांतर का होगा, या प्रतिक्रिया निर्माण का होगा? 10वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीटेड लेवल का प्रश्न है दोस्तों, रीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हैं इसको। 10वां प्रश्न ए विस्थापन के साथ में जाएगा। जब कोई बच्चा विद्यालय में डांट पड़ने के बाद में अपने घर में जाकर के अपनी छोटी बहन को डांटता है तो वह विस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह उदाहरण विस्थापन का है। 11वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 11वां प्रश्न। तो दोस्तों यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। गेस्टाल्टवादी किसको कहा जाता है? कोहलर को गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है आपके कोहलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको थॉर्नडाइक के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
अहम निर्देशित होता है। अहम निर्देशित होता है। इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रायड जी को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो आपका 12वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 12वें प्रश्न में आपका बी ऑप्शन जाएगा। वास्तविकता सिद्धांत द्वारा जो अहम निर्देशित होता है वह होता है वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, बच्चों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है। दोस्तों, बच्चों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। बाल्यावस्था होती है 5 से 12 वर्ष की आयु। याद रखिएगा, 5 से 12 वर्ष की आयु जो होती है वह होती है बाल्यावस्था की। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की, और 0 से 5 वर्ष की जो आयु होती है आपकी शैशवावस्था की होती है। और जो सबसे कठिन समय है, जो सबसे कठिन काल है, वो माना जाता है किशोरावस्था को। अर्थात यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। किशोरावस्था के साथ में हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। और खेल विधि के जब प्रतिपादक हुए, जो खेल विधि किसने दी थी, तो दोस्तों खेल विधि दी थी, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि खेल विधि किसने दी थी। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस वीडियो का है, जो आपको कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताना है कि खेल विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका जो 14वां क्वेश्चन है, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। स्टर्न ने खेल को क्या बताया। ए ऑप्शन आपका, खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। नंबर बी, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। नंबर सी, जो खेल है वह है जो हम करते हैं। या नंबर डी, खेल एक ऐच्छिक एवं अनियंत्रित क्रिया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, स्टर्न के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बताएगा खेल एक ऐच्छिक व अनियंत्रित क्रिया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2019 टेट में पूछी गई पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग। आप जब टेट का पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। दोस्तों किसके द्वारा दी गई, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गेने जी को द्वारा दी गई। और इन्होंने, सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ के, तो दोस्तों ये अमेरिका के निवासी। कहाँ के निवासी, गेने जी अमेरिका के निवासी। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सिद्धांत दिया अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत। अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 7 बजे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।